इस वीडियो में जवाहर उत्कर्ष योजना परीक्षा 2019-20 के प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो है, जो आपका पहला पेज है, यहाँ पास क्या दिया है, छात्र छात्रा का नाम। तो यहाँ पर जो है विद्यार्थी को अपना नाम लिखना होता है। ओके, यहाँ पर जो है अनुक्रमांक लिखना होता है, रोल नंबर अंकों में, और यहाँ पर जो है शब्दों में रोल नंबर लिखना होता है। यहाँ पर जो है परीक्षा केंद्र का नाम लिखना होगा, और यहाँ पास परीक्षा दिनांक का नाम जो है लिखना होगा। ठीक है, और यहाँ पर जो है छात्र और छात्रा का हस्ताक्षर करना होगा। ठीक, तो चलिए आगे जो है अब हम प्रश्नों को हल करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, यहाँ पर जो है अंग्रेजी से स्टार्ट हुआ है। तो इंग्लिश का सबसे पहला प्रश्न है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। ओके, यानी कि जो सही स्पेलिंग लिखा हुआ है यहाँ पास इन चारों में से, उस सही स्पेलिंग को जो है यहाँ नीचे में लिखना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले स्पेलिंग है YELOW, दूसरा है YLLEOW, तीसरा है YELLOU, चौथा ऑप्शन है YELLOW। ये क्या है, येलो। ठीक है, ये स्पेलिंग जो है बिल्कुल सही है, ये स्पेलिंग बिल्कुल सही है। येलो की स्पेलिंग क्या होता है, YELLOW। तो इस स्पेलिंग को जो है आपको यहाँ नीचे में लिखना होगा। ओके, येलो मीन्स होता है पीला। ठीक है, अब देखिए दूसरा, इसमें भी हमें सही स्पेलिंग को चुनना है। अब देखिए पहला का दूसरा, यहाँ भी हमें सही स्पेलिंग को चुनना है। तो देखिए इन चारों स्पेलिंग में से सही स्पेलिंग कौन सा है। पहला है BOUGHT, दूसरा है BOUBGT, तीसरा है BUOGST, और चौथा है BOGHUT। सही स्पेलिंग कौन सा होगा, ये वाला पहला, बाउट। बाउट यानी होता है खरीदना। ओके, तो BOUGST ये बिल्कुल सही स्पेलिंग है। तो आपको स्पेलिंग जो है वो पते होना चाहिए। ओके, अब देखिए दूसरा, अपोजिट ऑफ द हैवी इज। ठीक है, यानी कि हैवी का उल्टा शब्द क्या होगा। अपोजिट यानी क्या होता है, उल्टा। अपोजिट ऑफ द हैवी, हैवी यानी क्या होते हैं, भारी। ओके, तो हमें जो है भारी का उल्टा शब्द क्या होगा, उसे छांटना है। देखिए पहला ऑप्शन है लाइट, दूसरा है स्मॉल, तीसरा है शॉर्ट, और चौथा है वेरी मच। ठीक है, तो हैवी यानी होता है भारी, लाइट यानी होता है हल्का। क्या होता है, लाइट यानी हल्का। तो सही आंसर क्या होगा हमारा, पहला ऑप्शन होगा लाइट, लाइट यानी हल्का। दूसरा है स्मॉल, स्मॉल यानी होता है छोटा, शॉर्ट यानी होता है छोटा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लाइट। अब देखिए तीसरा प्रश्न है, अपोजिट जेंडर ऑफ फादर इज, यानी कि फादर का उल्टा जेंडर क्या होगा, अपोजिट लिंग क्या होगा। पहला ऑप्शन है सिस्टर, दूसरा है बॉय, सिस्टर यानी होता है बहन, बॉय यानी होता है लड़का, तीसरा है मदर, मदर यानी होता है माता, और चौथा है गर्ल, गर्ल यानी होती है लड़की। ओके, तो फादर यानी होता है पिता, तो पिता का उल्टा जेंडर क्या होगा, अपोजिट जेंडर होगा मदर। ठीक है, मदर यानी होता है माता, तो सही आंसर होगा मदर। चौथा क्वेश्चन है, एड आर्टिकल ए और एन। ठीक है, तो हमें जो है ए या फिर एन जो है लिखना होगा। तो देखिए पहला प्रश्न है, खालिस्तान एग। ठीक है, तो एग क्या है, यहाँ पर देखिए ये किससे स्टार्ट हुआ है, ई से, यानी किस स्वर से स्टार्ट हुआ है। इसके पहले कौन सा आएगा, इसके पहले आएगा एन। क्या आएगा, एग के पहले आएगा एन। ठीक है, क्योंकि ये जो है ई से स्टार्ट हुआ है, और ई जो है स्वर है, और स्वर के पहले क्या लगती है, एन। ओके, दूसरा है अम्ब्रेला। अम्ब्रेला में भी देखिए इसका पहला अक्षर क्या है, यू है, और यू क्या है, हमारा स्वर है, इसलिए इसके पहले भी एन का प्रयोग होगा। ठीक है, तो इन दोनों वर्ड में एग और अम्ब्रेला के सामने एन का उपयोग होगा। ओके, आगे देखिए, खालिस्तान अम्ब्रेला इज माई हैंड। पहला ऑप्शन है ए, दूसरा है एन, तीसरा है दा, और चौथा है नॉन। सही आंसर होगा एन, क्योंकि अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला जो है यू से स्टार्ट हुआ है। ओके, यू जो है स्वर है, इसलिए इसके पहले एन का उपयोग होगा। ओके, छठवा देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान को भरो। तो यहाँ पर जो है हमें सही खाली स्थान को भरना है। पहला है दे डांस्ड ऑन द फ्लोर। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास दो ऑप्शन है कि ब्यूटीफुल और दूसरा है ब्यूटीफुली। तो सही आंसर होगा ब्यूटीफुली। क्या होगा, सही आंसर होगा हमारा ब्यूटीफुली, यानी कि दे डांस्ड ऑन द फ्लोर ब्यूटीफुली, यानी कि वह बहुत अच्छी फ्लोर पे डांस कर रही थी। दूसरा प्रश्न है, सी स्पीक्स वेरी खालिस्तान, यानी कि वह बहुत अच्छा खालिस्तान बोल रही है। तो क्वाइट, क्वाइट यानी होता है खत्म करना, और दूसरा है क्विकली यानी कि फास्ट। ओके, तो सही आंसर होगा क्विकली। ठीक है, क्विकली यानी कि जल्दी जल्दी। ठीक है, तो सही आंसर होगा हमारा ये क्विकली। ये क्वाइट यानी होता है खत्म करना, समाप्त करना, ये क्विकली यानी होता है जल्दी जल्दी। ठीक है, तो वह जो है बहुत अच्छी बोल रही थी।
सातवां क्वेश्चन देखिए, इन लीप ईयर फरवरी हैज खालिस्तान, यानी कि लीप ईयर में फरवरी में कितने दिन होते हैं। ओके, इन लीप ईयर फरवरी हैज खालिस्तान, यानी कि लीप ईयर में फरवरी में कितने दिन होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है 28, ऑप्शन नंबर बी है 29, ऑप्शन नंबर सी है 30 और डी है 31। सही आंसर होगा 29। लीप ईयर फरवरी में 29 दिन होते हैं। आठवां देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाइल्ड एनिमल, यानी कि इनमें से जंगली जानवर कौन सा है। वाइल्ड एनिमल मतलब क्या होता है, जंगली जानवर। ओके, यहाँ पास चार ऑप्शन है, इसमें से जंगली जानवर कौन सा है वो पहचानना है। पहला है काऊ, दूसरा है डॉग, तीसरा है लायन और चौथा है कैट। काऊ यानी होता है गाय, डॉग यानी होता है कुत्ता, लायन यानी होता है शेर और कैट यानी होता है बिल्ली। तो इसमें से वाइल्ड एनिमल कौन सा है, जंगली जानवर। सही आंसर होगा लायन। लायन यानी होता है शेर। तो लायन क्या है, हमारा जंगली जानवर है। अब देखिए नौवां क्वेश्चन, जनवरी इज द खालिस्तान मंथ ऑफ द ईयर, यानी कि जनवरी जो है वर्ष का कौन सा महीना है। तो आपको पता होगा कौन सा महीना है। पहला ऑप्शन है 10th यानी कि 10वां महीना, दूसरा ऑप्शन है फर्स्ट यानी कि पहला महीना, तीसरा ऑप्शन है 8 यानी कि 8वां महीना और चौथा ऑप्शन है थर्ड यानी कि तीसरा महीना। तो आपका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी फर्स्ट। जनवरी जो है क्या है, वर्ष का पहला महीना होता है, यानी कि फर्स्ट महीना। ओके, 10वां देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुइटेबल वर्ड गिवन इन द बॉक्स। ये जो बॉक्स में जो भी वर्ड दिए गए हैं इसे देख करके हमें सही वर्ड को खाली स्थान में भरना है। तो देखिए सबसे पहला क्या है, यू हैव अ खालिस्तान ड्रेस, यानी कि आपके पास खालिस्तान ड्रेस है। तो क्या आएगा, लवली। लवली यानी होता है सुंदर। ठीक है, आपके पास बहुत अच्छा ड्रेस है, तो पहला स्थान पे आएगा लवली। ओके, यू हैव अ लवली ड्रेस। दूसरा है, आई डिडंट लाइक द खालिस्तान साउंड ऑफ बीस ऑफ ड्रैगन फ्लाइज। ओके, यानी कि मैं पसंद नहीं करती हूँ जो ड्रैगन फ्लाइज होते हैं, यानी कि जो भंवर होते हैं उनकी आवाज को। तो कैसी आवाज होती है, वो होती है बजिंग का आवाज। जो बजिंग का आवाज आती है ना, भिन्न वाला आवाज, उसे कहते हैं बजिंग का आवाज। तो यहाँ पास क्या आएगा, बजिंग साउंड। ठीक है, तीसरा है खालिस्तान अप और वी विल बी लेट। ओके, तो यहाँ पास क्या आएगा, वेक अप। अगर हम जल्दी नहीं उठेंगे तो हम लेट हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पास क्या आएगा, तीसरा नंबर पे आएगा वेक्स। तो तीसरा पे आएगा वेक्स, यानी कि हम जल्दी नहीं उठेंगे तो क्या होगा, वेक्स अप, यानी कि जल्दी उठो नहीं तो हम लेट हो जाएंगे। ओके, चौथा है, माई ग्रांड मदर खालिस्तान मी अप एवरी डे। तो यहाँ आएगा हुज्जे। क्या आएगा, हुज्जे। मेरी जो दादी माँ है वो मुझे हर दिन हुज्जे करती है। हुज्जे जो है किसी को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ड यूज किया जाता है। ओके, अब देखिए 11वां क्वेश्चन, देयर आर अल्फाबेट इन इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश में कितने अल्फाबेट होते हैं। यानी कि इंग्लिश में कितने वर्ड होते हैं, जो हमारे ABCD होते हैं उसे बोलते हैं अल्फाबेट। तो इंग्लिश में कुल कितने अल्फाबेट होते हैं। पहला ऑप्शन है 24, दूसरा है 25, तीसरा है 26, चौथा है 27। सही आंसर होगा 26। ठीक है, इंग्लिश में कितने अल्फाबेट होते हैं, तो इंग्लिश में 26 अल्फाबेट होते हैं। 12वां देखिए, द प्लूरल वर्ड ऑफ डियर, यानी कि ये जो डियर है इसका बहुवचन क्या होगा। तो आपको याद होगा डियर का बहुवचन क्या होती है। पहला है डियर्स, दूसरा है डीर, तीसरा है डियर, चौथा है ड्रेस। सही आंसर क्या होगा, डियर। डियर का बहुवचन जो है डियर ही होता है। इसे ध्यान रखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस साल भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। देखिए 13वां क्वेश्चन पे क्या है, लायंस खालिस्तान। तो पहला है क्रो। क्रो जो है क्या करती है, कौवा का आवाज को बोलते हैं क्रो। दूसरा है बार्क। बार्क यानी होता है भौंकना। तीसरा है नीग और चौथा है रॉर। रॉर यानी होता है दहाड़ना। तो शेर क्या करता है, शेर जो है दहाड़ता है, यानी कि रॉर। रॉर जो है सही आंसर होगा हमारा लायंस, रॉर। 14वां देखिए, द एगल्स हेज वाइट खालिस्तान। ठीक है, यानी कि एगल के पास सफेद क्या होती है। पहला है स्ट्रेट। स्ट्रेट यानी होता है सीधा। ठीक है, तो एगल के पास वाइट क्या है, दूसरा है हुक। हुक यानी कि जो बड़े बड़े नाखून होते हैं ना उसे कहते हैं हुक। ठीक, तीसरा है बीट। बीट यानी होता है चोंच। चौथा होती है लॉन्ग। लॉन्ग यानी लंबा। तो ईगल के पास क्या होती है, बड़े बड़े व्हाइट रंग की हुक होती है। क्या होती है, हुक, यानी कि नाखून। जो ईगल के नाखून होते हैं बड़े बड़े क्या होते हैं, व्हाइट रंग के होते हैं। तो सही आंसर होगा हुक। अब चलिए हिंदी के प्रश्न को हल करते हैं। विवेकानंद आश्रम रायपुर की स्थापना कौन करीस। ओके, पहला ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, दूसरा है स्वामी आत्मानंद,
तीसरा है स्वामी रामदास और चौथा है स्वामी रामकृष्ण। सही आंसर होगा स्वामी आत्मानंद। ठीक है, तो विवेकानंद आश्रम रायपुर की स्थापना कौन करीस? स्वामी आत्मानंद करीस। दूसरा है कौन जो कविता लिखता है उसे कहते हैं? पहला है लेखक, दूसरा है कवि, तीसरा है गायक, चौथा है समझदार। सही आंसर होगा कवि। जो कविता लिखता है उसे कहते हैं कवि। तीसरा है यश शब्द का विलोम शब्द होगा। पहला है अमर, दूसरा है अपयश, तीसरा है कीर्ति, चौथा है उन्नति। सही आंसर होगा अपयश। ठीक है, तो यश का विलोम शब्द होगा अपयश। ओके, चौथा प्रश्न है छत्तीसगढ़ की राजधानी है? पहला है रायपुर, दूसरा है दुर्ग, तीसरा है भिलाई, चौथा है सूरजपुर। सही आंसर होगा हमारा रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर है। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। पांचवा देखिए शुद्ध शब्द है। ओके, तो हमें जो है इन चारों में से छांटना है कि कौन सा शब्द जो है शुद्ध लिखा हुआ है। तो देखिए इसमें से सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, ये वाला जो है सही होगा। अनुशासन इस तरह से जो है लिखा जाता है। ओके, इसे ध्यान में रखेंगे। छठवा देखिए पेड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्या बोला गया है? पेड़ का पर्यायवाची नहीं है। पहला है वृक्ष, दूसरा है तरु, तीसरा है तट, चौथा है सागर। सही आंसर कौन सा होगा? सागर। सागर जो है समुद्र को कहा जाता है, पेड़ को नहीं कहा जाता, तो सही आंसर होगा सागर। सातवां प्रश्न देखिए तुम कहाँ जा रही हो? इस वाक्य के आखिरी में खाली स्थान चिन्ह लगेगा। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? तुम कहाँ जा रही हो, यानी कि यहाँ पर जो है प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। आठवां देखिए हार नहीं होती कविता के रचनाकार है। पहला ऑप्शन है श्री कृष्ण सरल, दूसरा है हरिवंश राय बच्चन, तीसरा है महादेवी वर्मा, चौथा है केदारनाथ अग्रवाल। सही आंसर है हरिवंश राय बच्चन जी जो हैं हार नहीं होती कविता के रचनाकार हैं। नीलकमल में कौन सा समास है? तो नीलकमल का अर्थ क्या होगा? नीला है जो कमल। ओके, तो जिस भी समास में विशेषण विशेष से होगा वहां पर क्या होता है? कर्मधारय समास होता है। तो इसका सही आंसर होगा कर्मधारय समास। ओके, पहला ऑप्शन है द्वंद्व समास, दूसरा है कर्मधारय समास, तीसरा है तत्पुरुष समास और चौथा है द्विगु समास। तो सही आंसर होगा कर्मधारय समास, क्योंकि यहाँ पर जो है कमल की विशेषता बता रहे हैं कि कमल जो है वो नीला है। ओके, 10वां प्रश्न देखिए बाबा साहब किसका प्यारा नाम है? पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, दूसरा है विवेकानंद, तीसरा है महावीर, चौथा है डॉक्टर अंबेडकर। सही ऑप्शन है डॉक्टर अंबेडकर। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर जी का प्यारा नाम क्या है? बाबा साहब है। 11वां प्रश्न देखिए गणेश का पर्यायवाची शब्द है। पहला है नरेश, दूसरा है सुरेश, तीसरा है गजानंद, चौथा है दिनेश। तो सही आंसर क्या है? गणेश का पर्यायवाची है गजानंद। गणेश को क्या बोला जाता है? गजानंद भी बोला जाता है। सही आंसर होगा गजानंद। 12वां प्रश्न है मैनपाट किस जिला में स्थित है? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे ध्यान में रखेंगे। पहला ऑप्शन है सूरजपुर, दूसरा है बलरामपुर, तीसरा है सरगुजा, चौथा है जसपुर। सही आंसर होगा सरगुजा। ठीक है, तो मैनपाट किस जिला में है? तो मैनपाट जो है सरगुजा जिला में है। प्रश्न क्रमांक 13 देखिए राम पढ़ता है। पहला है सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य, तीसरा है मिश्रित वाक्य, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो राम पढ़ता है ये किस प्रकार का वाक्य होगा? ये जो है सरल वाक्य होगा, क्योंकि इसमें उद्देश्य और विधेय, क्योंकि इसमें उद्देश्य और विधेय एक है। उद्देश्य क्या होती है? जिसके बारे में कहा जाए। ठीक है, वो होती है उद्देश्य। तो यहाँ पर राम के बारे में कहा जा रहा है, तो राम जो है उद्देश्य है। और विधेय क्या होती है? उद्देश्य जो करता है उसे कहते हैं विधेय। तो उद्देश्य क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। ठीक है, तो इसमें एक उद्देश्य है और इसमें एक विधेय है, मतलब क्या होगा? ये जो है एक सरल वाक्य होगा। ओके, तो राम पढ़ता है ये क्या है? ये जो है एक सरल वाक्य है। ओके, अब देखिए 14वां प्रश्न कालिदास ने मेघदूत की रचना सरगुजा के किस विकास खंड में की थी? इसे भी ध्यान रखेंगे। कालिदास ने मेघदूत की रचना रामगढ़ की पहाड़ी में की थी, जो कि उदयपुर विकास खंड में है। कहाँ है? उदयपुर विकास खंड। सही आंसर होगा उदयपुर विकास खंड। ठीक है, इसे ध्यान में रखेंगे। और साथ में ये भी ध्यान रखेंगे कि कालिदास ने मेघदूत की रचना रामगढ़ की पहाड़ी में की थी। ओके, 15वां प्रश्न देखिए नीर शब्द का पर्यायवाची शब्द है। पहला है जदनी, दूसरा है पानी, तीसरा है नानी और चौथा है कहानी।
तो नीर का पर्यायवाची होगा पानी। क्या होगा? पानी। 16वां प्रश्न देखिए, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? ओके, देखिए यहाँ पर क्या बोला गया? हिंदी वर्णमाला बोला गया। क्या बोला गया? हिंदी वर्णमाला। ठीक है, तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या है 13। क्या है? 13। लेकिन अगर हिंदी भाषा में बोला जाएगा, किसमें? हिंदी भाषा में बोला जाएगा स्वरों की कुल संख्या, तब आएगा 11। ठीक है, तो इन दोनों प्रश्न को ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हिंदी वर्णमाला बोला जाएगा तो कितना आएगा? 13। लेकिन अगर हिंदी भाषा बोला जाएगा तब आएगा 11। ठीक। 17वां प्रश्न देखिए, बस्तर का स्वाभिमान कहा जाता है। पहला है बैजनाथ पांडा, दूसरा है सोनू मांझी, तीसरा है गुंडाधुर, चौथा है दुलार सिंह। सही आंसर है गुंडाधुर। ठीक है, गुंडाधुर को बस्तर का स्वाभिमान कहा जाता है। 18वां प्रश्न देखिए, निरंतर अभ्यास करने से क्या लाभ है? पहला है विद्या बढ़ती है, दूसरा है विद्या घटती है, तीसरा है खत्म होती है, चौथा है अधूरी रहती है। तो निरंतर अभ्यास करने से विद्या क्या होती है? बढ़ती है, इसलिए हमें भी निरंतर अभ्यास करना चाहिए। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विद्या बढ़ती है। 19वां देखिए, टीपू सुल्तान की राजधानी थी। पहला है कृष्णराजनगर, दूसरा है श्रीरंगपट्टनम, तीसरा है भोपालपट्टनम, चौथा है भवानीपट्टनम। सही आंसर है श्रीरंगपट्टनम। ये जो है टीपू सुल्तान की राजधानी थी, जो कि कर्नाटक राज्य में है। ठीक है, इसे याद रखेंगे, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब देखिए 20वां प्रश्न, पसीना गारना मुहावरा का अर्थ है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पसीना गारना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान में रखेंगे। पहला ऑप्शन है बाहर घूमना, दूसरा है परिश्रम करना, तीसरा है सफलता पाना, चौथा है स्कूल जाना। सही आंसर है परिश्रम करना। ठीक है, पसीना गारना का मतलब होता है परिश्रम करना। ओके, यदि आपको जवाहर उत्कर्ष योजना और एकलव्य विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी करवाने में किसी भी प्रकार की दिक्कत हो रहा हो, और अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे का चयन जवाहर उत्कर्ष योजना या एकलव्य स्कूल में हो, तो आप dkpacademy.com से इसकी कोर्स जो है पूरे साल भर के लिए मात्र 499 रुपए में खरीद सकते हो और अपने बच्चे की सफलता निश्चित कर सकते हो। इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है, चलिए उसे दिखाते हैं। तो इस कोर्स में आपको जो है सब्जेक्ट वाइज जो है सारे विषयों के जो सब्जेक्ट है, सारे विषयों के आपको वीडियो लेक्चर मिलने वाले हैं। देख सकते हो यहाँ पास अध्याय 1 का वीडियो लेक्चर, फिर अध्याय 1 से संबंधित क्यूज। प्रत्येक वीडियो लेक्चर के बाद जो है इसमें क्यूज दिया जा रहा है, ताकि अच्छे से समझ में आए कि इस अध्याय से किस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और जो है आपको प्रत्येक सप्ताह जो है आपके बच्चे जितना पढ़े रहेंगे उतना अध्याय का जो है टेस्ट लिया जाएगा। पूरे महीने में जो है टेस्ट लिया जाएगा। आपको जो है पिछले 5 वर्षों के पेपर का सॉल्यूशन वीडियो दिया जाएगा और पिछले 5 वर्ष के पेपर का क्विज अभ्यास के लिए दिया जाएगा। और साथ में आपको बहुत सारे मॉडल्स पेपर दिए जाएंगे जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो इतना सब कुछ जो है आपको मिल रहा है मात्र 499 रुपए में। यदि आप निश्चित रूप से अपने बच्चों की सफलता चाहते हो तो यह कोर्स जरूर खरीदें और अपने बच्चों की सफलता दिलवाएं। अब चलिए विज्ञान के प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, कंप्यूटर का मस्तिष्क होगा। ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये हर साल पूछे ही जाता है, इसे ध्यान में रखेंगे। कंप्यूटर का मस्तिष्क होगा CPU। ठीक है, इसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। CPU सही आंसर है। आभूषण बनाने वाला का काम कौन करता है? पहला है संपादक, दूसरा है दर्जी, तीसरा है लोहार, चौथा है सोनार। सही आंसर है सोनार। जो लोग आभूषण बनाने का काम करते हैं, सोने चांदी बनाने का काम करते हैं, उसे सोनार कहते हैं। जन गण मन के रचयिता है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पूछा ही जाता है। पहला ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, दूसरा है इकबाल, तीसरा है कवि प्रदीप, चौथा है महात्मा गांधी। सही आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, इसे याद रखेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चौथा देखिए, तिरंगे झंडे में कौन सा रंग सत्य और शांति का प्रतीक है? ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी प्रश्न पूछे ही जाते हैं। जो तिरंगे झंडे हैं उसमें 3 रंग होते हैं और इन तीनों रंगों में से कोई ना कोई एक रंग की विशेषता अवश्य एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो तीनों रंगों की जो विशेषता है उन्हें ध्यान में रखेंगे।
पहला है केसरिया, दूसरा है सफेद, तीसरा है हरा, चौथा है लाल। तो सत्य और शांति रंग का प्रतीक कौन सा है? तो आएगा सफेद। ठीक है, तो सही आंसर है सफेद रंग। पांचवा प्रश्न देखिए, कबीरधाम जिला किस पड़ोसी राज्य के निकट है? इसे आपको ध्यान में रखना है। पहला ऑप्शन है तेलंगाना, दूसरा है आंध्र प्रदेश, तीसरा है उड़ीसा, चौथा है मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। ठीक है, जो कबीरधाम जिला है, कबीरधाम को कवर्धा जिला भी कहते हैं, ये जो है पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश के निकट है। छठवां प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कौन से किताब से लिया गया है? ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला ऑप्शन है गीतांजलि, दूसरा है आनंद मठ, तीसरा है कादम्बरी, चौथा है मेघदूत। इसका सही आंसर है आनंद मठ। ठीक है, तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कौन से किताब से लिया गया है? तो ये जो है आनंद मठ से लिया गया है, और इनके रचयिता हैं बंकिम चंद्र चटर्जी या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय भी कहते हैं। ओके, तो इनके रचयिता का नाम को भी याद रखना है, और कौन से किताब से लिया गया है इन दोनों को याद रखना है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे देखिए, सातवां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का नागलोक कहा जाता है। ठीक है, पहला ऑप्शन है सरगुजा, दूसरा है बस्तर, तीसरा है तपकरा, चौथा है कवर्धा। सही आंसर है तपकरा। ठीक है, तपकरा को छत्तीसगढ़ का नागलोक कहा जाता है। तपकरा जो है ये जसपुर जिला में है। ओके, यहाँ जो है सांपों की सर्वाधिक किस्म पाई जाती है, इसलिए इसे छत्तीसगढ़ का नागलोक कहा जाता है। आठवां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में कितने जिले हैं? तो आपको याद रखना है, यह प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यह प्रश्न इस साल भी पूछे जाएंगे। ओके, पहला ऑप्शन है 25, दूसरा है 26, तीसरा है 27 और चौथा है 33। सही आंसर है 33 जिला। अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 33 जिला है। ओके, नौवां प्रश्न है, दशहरी आम पैदा होते हैं। पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, दूसरा है छत्तीसगढ़, तीसरा है उत्तर प्रदेश, चौथा है कश्मीर। सही आंसर है उत्तर प्रदेश। ठीक है, जो दशहरी आम है ये उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा उत्पादन होती है, यहाँ बहुत ज्यादा पैदा होती है। सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। 10वां प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में कुल कितने हड्डी होती है? ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला ऑप्शन है 206, दूसरा है 201, तीसरा है 108, चौथा है 306। सही आंसर होगा 206। ठीक है, मानव के शरीर में कुल 206 हड्डियां पाई जाती है। 11वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ 04 किस जिले का परिवहन पंजीयन है? ओके, तो याद रखेंगे छत्तीसगढ़ 04 जो है, पहला ऑप्शन है कवर्धा, दूसरा है बिलासपुर, तीसरा है जसपुर, चौथा है रायपुर। तो 04, ठीक है, ये जो है रायपुर का परिवहन नंबर है, और 010 ये जो है बिलासपुर का परिवहन नंबर होता है, इसे ध्यान में रखेंगे। और 03 जो है वो जो है पुलिस विभाग का परिवहन नंबर होता है। 12वां प्रश्न देखिए, प्राकृतिक चिकित्सा का राज्य कहा जाता है। ठीक है, क्या बोला गया? प्राकृतिक चिकित्सा का राज्य कहा जाता है। पहला है उत्तराखंड, दूसरा है झारखंड, तीसरा है उत्तर प्रदेश, चौथा है छत्तीसगढ़। इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। 13वां प्रश्न देखिए, यह हमारे देश के राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। पहला ऑप्शन है राजनेता, दूसरा है तिरंगा झंडा, तीसरा है हवाई अड्डा, चौथा है पर्यटक स्थल। सही आंसर है तिरंगा झंडा। ये जो है हमारे राष्ट्रीय गौरव के प्रतीक है। ठीक है, कौन सा? तिरंगा झंडा। इसमें से कौन शाकाहारी है? पहला है शेर, दूसरा है दूसरा है गिरगिट, तीसरा है बिल्ली, चौथा है बकरी। सही आंसर है बकरी। बकरी जो है शाकाहारी जीव है। ओके, शाकाहारी यानी कि जो मांस नहीं खाता। 15वां प्रश्न है, बैंक में खाता खोल सकते हैं। पहला है दुकानदार, दूसरा है किसान, तीसरा है डॉक्टर, चौथा है उपरोक्त सभी। तो याद रखना, बैंक में सभी कोई खाता खोल सकते हैं, तो सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। ठीक है, चाहे कोई भी इंसान हो वो बैंक में खाता खोल सकता है। 16वां प्रश्न देखिए, कितने वर्ष के बच्चों को सरकार द्वारा पल्स पोलियो का टीका लगाया जाता है? ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला ऑप्शन है 0 से 8 साल, दूसरा है 0 से 5 साल, तीसरा है 0 से 6 साल, चौथा है 0 से 10 साल। सही आंसर होगा 0 से 5 साल। 17वां प्रश्न है, एटीएम का पूरा नाम है। पहला है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, दूसरा है ऑटोमेटेड ट्रैफिक मशीन, तीसरा है ऑटोमेटिक टाइम मशीन, चौथा है इसमें से कोई नहीं।
सही आंसर होगा ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये हर साल जो है पूछे जाते हैं, इस साल भी अवश्य पूछे जाएंगे। ठीक है, 18वां प्रश्न देखिए, सूर्य की किरणों से कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है? पहला है विद्युत ऊर्जा, दूसरा है सौर ऊर्जा, तीसरा है पवन ऊर्जा, चौथा है ज्वारीय ऊर्जा। सही आंसर है सौर ऊर्जा। ठीक है, सूरज से संबंधित अगर ऊर्जा पूछा जाएगा तो क्या होगा? हमेशा सौर ऊर्जा होगा। ठीक है, जो सूर्य की ऊर्जा है उसे सौर ऊर्जा कहते हैं। 19वां प्रश्न देखिए, महानदी का उद्गम स्थल है, पहला है कोरबा, दूसरा है महासमुंद, तीसरा है धमतरी और चौथा है रायपुर। सही आंसर है धमतरी। आपको याद रखना है, महानदी का उद्गम धमतरी के सिहावा पर्वत से हुआ है। ठीक है, सही आंसर है धमतरी। 20वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का शिमला किसे कहते हैं? ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न जो है लगभग हर साल पूछे ही जाते हैं। पहला ऑप्शन है पंडरा पाठ, दूसरा है सामरी पाठ, तीसरा है मैन पाठ, चौथा है केशकाल। सही आंसर होगा मैन पाठ। ठीक है, छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है मैन पाठ को, ये सही आंसर होगा। अब जो है पर्यावरण के प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय चिन्ह में सिंह की संख्या। पहला ऑप्शन है 5, दूसरा है 8, तीसरा है 4 और चौथा है 3। तो याद रखेंगे राष्ट्रीय चिन्ह में सिंह की संख्या 4 होती है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 4। दूसरा प्रश्न है, गोवा की राजधानी है, पहला है पोर्ट ब्लेयर, दूसरा है पणजी, तीसरा है दिल्ली, चौथा है दमन दीव। सही आंसर है पणजी। ठीक है, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये भी लगभग हर साल पूछे ही जाते हैं, गोवा की राजधानी। तीसरा है, बस्तर के घड़वा जाति के लोग कलाकृति बनाते हैं, पहला है कांसे व पीतल, दूसरा है बांस, तीसरा है लोहे, चौथा है मिट्टी। सही आंसर है कांसे व पीतल। ठीक है, सही आंसर है कांसे व पीतल। बस्तर के घड़वा जाति के लोग कलाकृति बनाते हैं कांसे व पीतल की। पंजाब के किसानों का मशहूर नृत्य, पहला है सरहुल, दूसरा है कर्मा, तीसरा है भांगड़ा, चौथा है गरबा। सही आंसर है भांगड़ा। ठीक है, पंजाब में जो किसान होते हैं उनका मशहूर नृत्य है भांगड़ा। पांचवा है, सांप रहते हैं, पहला घर में, दूसरा बिल में, तीसरा गुफा में और चौथा घोंसला में। सही आंसर है बिल में। ठीक है, सांप कहाँ रहते हैं? सांप जो है बिल में रहते हैं। छठवा है, राष्ट्रगान को खालिस्तान ने लिखा है। ओके, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है तो ध्यान रखेंगे। राष्ट्रगान को जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। ओके, तो सही आंसर क्या है? हमारा आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, इसे याद रखेंगे। सातवां है, इंद्रधनुष के कितने रंग होते हैं? पहला ऑप्शन है 5, दूसरा है 8, तीसरा है 10, चौथा है 7। सही आंसर है 7। ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आठवां देखिए, हड्डियों से जो ढांचा बनता है उसे खालिस्तान कहते हैं। तो याद रखेंगे, हड्डियों से जो ढांचा बनता है उसे कंकाल कहते हैं। क्या कहते हैं? कंकाल। तो सही आंसर है कंकाल। नौवां देखिए, सोलर कुकर के अंदर डिब्बों का रंग होता है, पहला है भूरा, दूसरा है काला, तीसरा है नीला, चौथा है सफेद। तो सही आंसर है काला। ठीक है, क्योंकि सोलर कुकर के अंदर के डिब्बे का रंग काला होगा तो धूप को जो है ज्यादा अवशोषित करेगा, जिससे कि बर्तन जल्दी गर्म होगा और खाना जल्दी पकेगा। इसलिए क्या करते हैं, जो सोलर कुकर होते हैं उनके अंदर डिब्बों का रंग काला रखा जाता है। ध्यान रखेंगे, मरमेगांव शहर खालिस्तान राज्य में स्थित है। तो ध्यान रखेंगे, मरमेगांव शहर जो है गोवा राज्य में है। 11वां एवं 12वां, सत्य असत्य बताइए। ठीक है, तो देखिए 11वां प्रश्न है, भारत 1950 को आजाद हुआ, ये क्या है? असत्य कथन है। भारत जो है 15 अगस्त 1947 में आजाद हुआ था। ठीक है, इसे ध्यान में रखेंगे। दूसरा है, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी महानदी है, ये क्या है? बिल्कुल सत्य कथन है। इसी में ही एक बात और ध्यान रखेंगे कि छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है शिवनाथ नदी। ठीक है, लेकिन छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी है महानदी। 12वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के वर्तमान राज्यपाल कौन है? ओके, तो याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ का वर्तमान राज्यपाल है विश्वभूषण हरिचंदन। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न इस साल जरूर पूछे जाएंगे, तो इसे याद रखेंगे, विश्वभूषण हरिचंदन। ठीक है, ये जो है छत्तीसगढ़ के वर्तमान राज्यपाल है। इस नाम को याद कर लीजिए, ये अवश्य आएगा।
14वां प्रश्न है एनीमिया बीमारी का कारण है। पहला ऑप्शन है आयरन की कमी, दूसरा है प्रोटीन की कमी, तीसरा है विटामिन की कमी, चौथा है खून की कमी। सही आंसर है खून की कमी। ठीक है, खून की कमी से हमें एनीमिया बीमारी होती है। ओके, 15वां प्रश्न है चारों ओर से पानी से घिरी जमीन को कहते हैं। पहला है रेगिस्तान, दूसरा है पठार, तीसरा है पहाड़, चौथा है टापू। सही आंसर है टापू। ठीक है, जो जमीन चारों ओर पानी से घिरी होती है उसे टापू कहा जाता है। 16वां प्रश्न देखिए इंटरनेट की मदद से पत्र भेजने की व्यवस्था को कहते हैं। ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला है मनी ऑर्डर, दूसरा है तार, तीसरा है ईमेल, चौथा है लिफाफा। सही आंसर है ईमेल। ठीक है, कई बार पूछा जाता है कि ईमेल का फुल फॉर्म क्या है, तो आपको याद रखना है ईमेल का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रिक मेल। ठीक है, तो या तो फिर ईमेल का फुल फॉर्म पूछा जाता है या फिर इंटरनेट की मदद से पत्र भेजने की व्यवस्था को कहते हैं। ये प्रश्न जो है पूछा जाता है। ये जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 17वां प्रश्न है भुज नामक स्थान किस राज्य में है। पहला ऑप्शन है छत्तीसगढ़, दूसरा है गुजरात, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है दिल्ली। सही आंसर है गुजरात। ठीक है, भुज जो है गुजरात राज्य में है। यहाँ एक बार भूकंप भी आया था। अब चलिए 19वां और 20वां प्रश्न देखिए क्या बोला गया है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। पहला प्रश्न है मतलब कि 18वां प्रश्न है इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। सही आंसर है 7। कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। पागल कुत्ते के काटने से किसका टीका लगाया जाता है। इसका सही आंसर है रेबीज का टीका। किसका टीका? रेबीज का टीका लगाया जाता है। छत्तीसगढ़ की सीमा कितने राज्यों को छूती है। सही आंसर है 7 राज्य को छूती है। ओके, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे ध्यान में रखेंगे। ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, इसे ध्यान रखेंगे। 7 रंग होते हैं। अब जो है हम गणित के प्रश्नों को हल करेंगे। ओके, देखिए पहला क्वेश्चन है 52,457। ओके, इसे जो है हमें शब्दों में लिखना है। तो चलिए लिखते हैं। प्रश्न क्या है? प्रश्न है 52,457 को शब्दों में लिखिए। ओके, इसे शब्दों में कैसे लिखेंगे? तो पहले लिखेंगे 52, फिर लिखेंगे 1000, ठीक है, फिर लिखेंगे 457 को 57 लिखते हैं। ठीक है, तो ये होगा शब्दों में इस प्रकार से लिखेंगे। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है किसी वस्तु का क्रय मूल्य 700 रुपये है। यदि हानि 25 रुपये होता है तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ओके, तो देखिए हमें क्या दिया हुआ है। हमें जो है दिया हुआ है वस्तु का क्रय मूल्य। ठीक है, हमें दिया है वस्तु का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? 700 रुपये। ठीक, और हमें दिया हुआ है हानि। ठीक है, क्रय मूल्य यानी होता है खरीदा हुआ मूल्य। ठीक है, और हानि दिया हुआ है 25 रुपये। हमें जो है विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तब विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा? तब विक्रय मूल्य बराबर होगा क्रय मूल्य माइनस हानि। क्या होगा? क्रय मूल्य माइनस हानि। ठीक है, तो क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य है 700 और हानि है 25। इसे जो है घटा देंगे। तो चलिए घटाते हैं। ये हो जाएगा, यहाँ से हासिल लेंगे, ये होगा 10, 10 में से 5 गया बचेगा 5, ये हो जाएगा 9, 9 में से 2 गया बचेगा 7। ठीक है, और 7 हो जाएगा 6, तो कितना आएगा? 675 रुपये होगा विक्रय मूल्य। ओके, तो देखिए सही आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर 4 है, 675 रुपये। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अब देखिए तीसरा प्रश्न है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर बताओ। ओके, तो चलिए इसे हल करते हैं। तो देखिए क्या बोला गया है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो यहाँ लिखेंगे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या। ठीक है, तो 4 अंक की छोटी संख्या लिखने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले 1 लिखेंगे और 1 के बाद 3 शून्य लगा देंगे, क्योंकि 4 अंक बोला गया है तो 1 के बाद 3 शून्य लगाएंगे। ओके, और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 3 अंकों की बड़ी संख्या। ठीक है, तो 3 अंकों की बड़ी संख्या के लिए क्या करेंगे? 3 बार 9 लिख देंगे। ठीक है, इन दोनों का अंतर जो है हमें निकालना है। तो देखिए
यहाँ 0 में से 9 नहीं घटेगा, यहाँ से एक हासिल लेंगे तो ये हो जाएगा 10, 10 में से 9 गया बचेगा 1, ये हो गया 9, 9 में से 9 गया बचेगा 0, 9 में से 9 गया बचेगा 0, तो आपका 0 हो गया, तो कितना आएगा 1। ठीक है, तो इन दोनों का अंतर क्या होगा, इन दोनों का अंतर होगा 1। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा, देखिए ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा सही है 1। ओके, अब चलिए चौथा क्वेश्चन को देखिए क्या दिया है। 3 साइकिल की कीमत 6,360 रुपये है, तो एक साइकिल की कीमत क्या होगी। ओके, हमें जो है 3 साइकिल का कीमत दिया हुआ है। ठीक है, 3 साइकिल का कीमत कितना है 6,360 रुपये, तो एक साइकिल की कीमत, ठीक है, तो एक साइकिल की कीमत बराबर क्या होगा, 3 को कर देंगे पक्षांतर, तो ये होगा 6,360 बटे 3, यानी कि 6,360 को 3 से भाग कर देंगे, तो देखिए 3 दूनी होगा 6, घटाएंगे बचेगा 0, उतारेंगे 3 को, 3 एकम 3, ठीक है, अभी कट जाएगा, अभी 6 को उतार देंगे, 3 दूनी 6, ये कट जाएगा, इस 0 को उतारेंगे, 3 शून्यम 0, तो कितना आया 2,120 रुपये। ओके, तो देखिए कौन सा आंसर सही है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही है, 2,120 रुपये, ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए पांचवा क्वेश्चन को हल करते हैं। यदि 12 किलोग्राम टमाटर का मूल्य 60 रुपये है, तो 15 किलोग्राम टमाटर का मूल्य कितना होगा। ओके, तो देखिए हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है 12 किलोग्राम टमाटर का मूल्य। ठीक है, तो 12 किलोग्राम टमाटर का मूल्य कितना दिया है, हमें 60 रुपये दिया हुआ है, और हमें जो है 15 किलोग्राम टमाटर का मूल्य निकालना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो है 1 किलोग्राम टमाटर का मूल्य निकाल लेंगे। तो 1 किलोग्राम टमाटर का मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, 12 को इधर पक्षांतर कर देंगे, तो हो जाएगा 60 बटे 12, यानी कि 60 को जो है 12 से भाग करेंगे। तो चलिए 60 को जो है 12 से भाग कर देते हैं, तो 12 पंचे होता है 60। ठीक, तो कितना है 5 रुपये, यानी कि 1 किलोग्राम टमाटर का मूल्य क्या होगा 5 रुपये होगा। ठीक है, तो जब 1 किलोग्राम टमाटर का मूल्य 5 रुपये है, तो अब जो है यहाँ से हम 15 किलोग्राम टमाटर का मूल्य निकाल लेंगे। तो 1 किलोग्राम टमाटर का मूल्य है 5 रुपये, तो 15 किलोग्राम टमाटर का मूल्य होगा 15 × 5, तो 5 पंचे 25 की 5, हासिल आएगा 2, 5 एकम 5, 5 और 2 7, ठीक है, तो ये होगा 75 रुपये। ठीक है, तो 15 किलोग्राम टमाटर का मूल्य कितना होगा 75 रुपये होगा। तो देखिए कौन सा आंसर सही है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही है, 75 रुपये। अब देखिए छठवां क्वेश्चन, 6 भागित 1/2 का मान क्या होगा। क्या बोला गया है, 6 भागित 1/2 का मान क्या होगा। ओके, चलिए इसे भाग करते हैं। तो देखिए इसे भाग करेंगे तो क्या करेंगे, हम जो भाग है इसे जो है गुणा में बदल देते हैं। तो गुणा में बदलेंगे तो क्या होगा, ये जो है उल्टा हो जाएगा, तो ये होगा 2/1। इसका मान क्या होगा, इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 6 का गुणा होगा 2 से, तो आएगा 12/1, तो इसका मान होगा 12। ठीक है, क्या करेंगे, भाग है, भाग को जो है यहाँ पर गुणा में बदल देंगे, तो जब चिन्ह बदलेगा तो ये भी क्या होगा, ये भी जो है उल्टा हो जाएगा, ये जो है 2/1 हो जाएगा, तो 6 दूनी 12/1 यानी कि 12 होगा। ठीक है, तो देखिए सही आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी जो है सही है, 12। ओके, अब चलिए 7वां प्रश्न को हल करते हैं। 8 और 12 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करो। ठीक है, हमें जो है 8 और 12 का महत्तम निकालना है। सबसे पहले 8 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। 2 चौक 8, 2 दूने 4 और 2 एकम 2। ठीक है, अब जो है 12 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो 2 छक्के 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। तो 8 का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 × 2 × 2, और 12 का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 × 2 × 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पास क्या है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, एक मिल रहा है 2, तो यहाँ करेंगे 2 × 1 2 यहाँ है और 1 2 यहाँ भी है ना, दोनों में 2 2 है, तो दोनों में क्या है 2 बार 2 2 है, तो 2 2 में क्या हो गया 4। ठीक है, तो आंसर क्या होगा 4, यानी कि 8 और 12 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा 4 होगा। ठीक है, कितना होगा 4। तो देखिए सही आंसर कौन सा है, इसमें भी
ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर है। ओके, अब चलिए 8वां प्रश्न को हल करते हैं। गुणा कीजिए कितना में 1.246 गुणित 10। ठीक है, इसका जो है हमें गुणा करना है। चलिए करते हैं। पहले शून्य का गुणा जो है सभी संख्याओं के साथ करेंगे, तो 0 0 0 0 4 बार 0 आएगा। 1 का गुणा करेंगे 6 4 2 1। ठीक है, इसे आपस में जोड़ देंगे तो 0 6 4 2 1। अब यहाँ देखिए 1 2 3 अंक के बाद क्या है, दशमलव है, तो यहाँ भी 1 2 3 अंक के बाद होगा दशमलव, तो हमारा आंसर आएगा 12.460। ठीक है, या फिर आखिरी में जो है 0 को हटा भी सकते हैं, चाहो तो रहने भी दो। तो देखिए कौन सा आंसर सही है, तो यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर डी जो है सही है, 12.460। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 12.460। अब चलिए 9वां क्वेश्चन को हल करते हैं। तो देखिए क्या है, 31/9 का मिश्र से भिन्न रूप है। ठीक है, क्या बोला गया है, 31/9 का जो है मिश्र से भिन्न रूप निकालना है। तो मिश्र से भिन्न रूप निकालने के लिए क्या करेंगे, 31 को जो है 9 से भाग कर देंगे। ठीक है, 31 को 9 से भाग करेंगे तो देखिए तो होगा 9 तिया 27। क्या होगा, 9 तिया 27, तो 9 तिया होगा 27। घटाएंगे तो कितना आएगा, देखिए 11 में से यहाँ 1 में से 7 नहीं घटेगा, यहाँ से एक हासिल लेंगे तो होगा 11। 11 में से 7 घटाएंगे तो बचेगा 4। ओके, तो यहाँ बचेगा 4, यहाँ कुछ नहीं बचेगा। तो देखिए 3 जो है सामने में आएगा, हासिल जो है इसे ऊपर में लिखते हैं और नीचे में जो है जिससे भाग किए हैं वो, तो आएगा 3 सही 4/9। ठीक है, ये जो है हमारा आंसर होगा। तो देखिए सही आंसर कौन सा है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ये जो है सही आंसर है, 3 सही 4/9। अब चलिए 10वां प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए क्या है, 28.5 भागित 3। ठीक है, हमें जो है 28.5 को जो है 3 से भाग करना है। चलिए इसे भाग करते हैं। तो देखिए 3 अट्ठे 24, 3 निया 27। ठीक है, 3 निया होता है 27। यहाँ घटाएंगे तो बचेगा 1, दशमलव है यहाँ लगा देंगे दशमलव। अब इस 5 को उतारेंगे, 3 पंचे 15, तो कितना आएगा, 9.5 आएगा। ठीक है, 9.5 जो है हमारा उत्तर होगा। तो देखिए सही आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा सही आंसर है। ठीक है, अब चलिए 11वां प्रश्न को हल करते हैं। किसी त्रिभुज में अधिकतम कितने समकोण होते हैं। तो अगर एक कोण का मान जो है 90 अंश है तब तो ठीक है, लेकिन अगर 2 कोण का मान 90 अंश रखेंगे तो क्या होगा, ये जो है 180 अंश हो जाएगा 2 कोण का मान ही, और तीसरा कोण का मान हमें प्राप्त ही नहीं होगा, है ना। जबकि तीनों कोणों का मान क्या होता है, 180 अंश। तो याद रखना किसी त्रिभुज में अधिकतम कितने समकोण होंगे, तो अधिकतम जो है 1 समकोण होंगे, यानी कि एक कोण का मान 90 अंश होगा। इसका आंसर क्या होगा, 1। देखिए इसमें जो है ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, 1। अब देखिए 12वां क्वेश्चन, 0.3 का भिन्न रूप होगा। क्या है, 0.3 का भिन्न रूप। तो 0.3 को जब भिन्न में बदलेंगे तो क्या करेंगे, इसके नीचे देखिए जो दशमलव है इसके नीचे 1 लिखेंगे और इसके आगे जितना संख्या होगा उतना 0 लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 3/10। ठीक है, दशमलव के नीचे 1 और इसके आगे जितना भी अंक है वहाँ पास 0 लिखेंगे, तो क्या होगा 3/10। तो 0.3 का भिन्न रूप होगा 3/10। ठीक है, तो देखिए कौन सा आंसर सही है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। अब चलिए 13वां क्वेश्चन को हल करते हैं। 3 कापियों का मूल्य 43.50 रुपये है, तो एक कापी का मूल्य बताओ। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ पास क्या बोला गया है, 3 कापी का मूल्य कितना है, 43.50 यानी कि 43.50 रुपये। ठीक है, तो एक कापी का मूल्य निकालना है, तो क्या करेंगे, 43.50 को जो है 3 से भाग कर देंगे तो हमें एक कापी का मूल्य प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए 43.50 को जो है 3 से भाग कर देते हैं। तो देखिए 3 एकम 3, 4 में से घटाएंगे 3 बचेगा 1, इस 3 को उतारेंगे तो 3 चौके होगा 12, घटाएंगे तो बचेगा 1। ओके, यहाँ दशमलव है तो यहाँ लगाएंगे दशमलव। अब इस 5 को यहाँ पास उतार देंगे तो 3 पंचे 15। ठीक है, ये कट गया। अब उतारेंगे इस 0 को,
तो 3 शून्यम शून्य, तो कितना आएगा 14.50। तो देखिए कौन सा आंसर सही है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही है, 14.50 रुपये। ओके, अब देखिए 14वां क्वेश्चन है, किस चतुर्भुज की चारों भुजाएं समान होती है। तो देखिए किस चतुर्भुज की चारों भुजाएं समान होती है, तो ध्यान रखना वर्ग की चारों भुजाएं समान होती है। वर्ग में क्या होती है, सभी भुजाओं का मान जो है एक समान होती है और सभी कोण का मान जो है 90 अंश होती है। तो आपको याद रखना है कि वर्ग में क्या होती है, चारों भुजाएं एक समान होती है। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वर्ग। अब देखिए 15वां क्वेश्चन, आयत का क्षेत्रफल याद करो जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है। हमें क्या करना है, एक आयत का क्षेत्रफल निकालना है। आयत कैसे होती है, इस प्रकार से होता है आयत जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर लंबाई की हो। इसमें क्या बोला गया है, इसकी लंबाई है 8 सेंटीमीटर, ये है 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 4 सेंटीमीटर। तो इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो आपको फार्मूला याद होना चाहिए, आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई है 8, चौड़ाई है 4, तो 8 चौके होगा 32, कितना होगा 32, तो ये होगा 32 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि सेंटीमीटर में है तो ये होगा 32 वर्ग सेंटीमीटर। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही है, 32 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, अब देखिए 16वां प्रश्न, 15 केजी 600 ग्राम क्या होगा। ओके, 15 केजी 600 ग्राम को जो है ग्राम में बदलना है। तो देखिए पहले जो है 15 केजी को ग्राम में बदलेंगे, तो किलोग्राम से ग्राम में बदलने के लिए क्या करते हैं, 1000 से गुणा कर देते हैं। तो 15 किलोग्राम बराबर कितना होगा, 15 किलोग्राम इंटू 1000, यानी कि 15,000 ग्राम। ठीक है, और आगे है कितना 600 ग्राम, इसमें 600 ग्राम और है, तो 600 को जो है इसमें जोड़ देंगे तो कुल कितना हो जाएगा 15,600 ग्राम। ठीक है, तो हमारा सही आंसर कौन सा होगा, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही है, 15,600 ग्राम होगा। ठीक है, 17वां क्वेश्चन देखिए, 375 मिलीलीटर बराबर खाली स्थान लीटर। तो यहाँ पास है 375 मिलीलीटर बराबर कितना लीटर होगा वो जो है निकालना है। तो मिलीलीटर से लीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 1000 से भाग करते हैं। तो 375 को 1000 से भाग कर देंगे। ठीक है, तो 1000 से भाग करेंगे तो कितना, देखिए 375 जो है भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ पास लगाएंगे जीरो के बाद दशमलव, यहाँ जब पड़ जाएगा एक जीरो। ओके, अब 1000 दिया तो ये होगा 3000। ठीक है, घटाएंगे तो 3 जो है कट जाएगा, यहाँ बचेगा 750, क्योंकि यहाँ पास दशमलव लगा हुआ है तो यहाँ पास एक जीरो बढ़ जाएगा। तो 1000 सत्ते होगा 7000। ठीक है, घटाएंगे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पास 500 बचेगा, क्योंकि यहाँ पास दशमलव लगा हुआ है इसलिए यहाँ पास एक जीरो और बढ़ जाएगा। तो 1000 पंचे तो ये होगा 5000। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आया, 0.375। ओके, तो देखिए कौन सा आंसर सही है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही है, 0.375 लीटर। ओके, अब चलिए 18वां प्रश्न को हल करते हैं। देखिए क्या बोला गया है, 7 किलोग्राम दाल का मूल्य 214.90 रुपये है, तो 1 किलोग्राम दाल का मूल्य क्या होगा। ओके, हमें जो है 7 किलोग्राम दाल का मूल्य दिया हुआ है 214.9 किलोग्राम। ओके, तो 7 किलोग्राम दाल का मूल्य कितना है, 214.90 रुपये। ओके, 1 किलोग्राम दाल का मूल्य निकालना है, तो क्या करेंगे 214.90 को 7 से भाग कर देंगे। तो चलिए 214.90 को 7 से भाग कर देते हैं। तो 7 तिया होगा 21, इसे घटाएंगे कट जाएगा, उतारेंगे 4 को, ये भाग नहीं जाएगा। ओके, क्योंकि 4 जो है भाग नहीं जाएगा, क्या होगा 7 शून्यम शून्य, मतलब 7 को जो है ऐसी संख्या से गुणा करेंगे कि 4 से क्या हो कम आए, तो किसे करेंगे शून्य से करेंगे, तो होगा 7 शून्यम शून्य। घटाएंगे तो बचेगा 4, यहाँ पास क्या है दशमलव है तो यहाँ लग जाएगा दशमलव। अब जो है इस 9 को उतारेंगे तो होगा 49, तो 37 होता है 49। ठीक है, तो ये जो है कैंसल। अब इस जीरो को उतारेंगे तो 7 शून्यम शून्य, तो कितना आएगा 30.70 रुपये। ठीक है,
तो 1 किलोग्राम दाल का मूल्य कितना होगा? 30.70 रुपये। देखिए कौन सा आंसर सही है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अब देखिए 19वां क्वेश्चन, 1.234 गुणित 1000। ठीक है, 1.234 गुणित 1000 करेंगे। तो चलिए गुणा करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 1 का गुणा जो है इन सभी संख्याओं के साथ करेंगे। तो 1 चौके 4, 1 तिया 3, 1 दूनी 2 और 1 के कम 1। ठीक है, ये किए। इसके आगे जो है इस साइड देखिए, इसमें कितना जीरो है? 3 जीरो। तो यहाँ भी 3 जीरो लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पास 1 2 3 अंक के बाद क्या है? दशमलव। तो यहाँ से 1 2 3 अंक के बाद लगाएंगे दशमलव। ओके, तो हमें प्राप्त होगा 1234.0। इसका मतलब है कि 1234 प्राप्त हुआ। ओके, तो देखिए इसमें से हमारा सही आंसर क्या है? यहाँ पर दशमलव के बाद जो है 3 जीरो भी है, इसको भी ले सकते हैं और ये भी ले सकते हैं, दोनों सही है। तो हमारे ऑप्शन में जो है ऑप्शन नंबर सी जो है सही है, 1234.000। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अब देखिए 20वां क्वेश्चन, आयत का क्षेत्रफल होगा। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल होगा। आयत क्या होती है? ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा समान लंबाई की हो, उसे हम क्या कहते हैं? आयत कहते हैं। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक, तो देखिए कौन सा आंसर सही है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही है, लंबाई इंटू चौड़ाई। ओके, तो हमने जो है मैथ के सारे प्रश्नों को हल किया है। ओके, इस वीडियो में जो है हमने 2019-20 के जवाहर उत्कर्ष के सारे प्रश्नों को हल किया है। इसका क्विज जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर जा करके आप फ्री में जो है क्विज को हल करके अभ्यास कर सकते हैं। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।